नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और ये बाकी सारे टॉपिक को आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया होगा और कोई दिक्कत अभी तक आपको नहीं बनी होगी। अभी तक जो है आपको मैंने जो कहा था कि कुछ स्टैटिस्टिकल टॉपिक हैं, वहाँ से मैं जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो भी मैं आपके पास जो है जो आप देखे होंगे इसके पार्ट 1 में, तो वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। या फिर आप ज्योग्राफिकल टेक्निक्स पार्ट 2 के नाम से आप सर्च करोगे, ये 8 नंबर हम लेक्चर जो आपको डिलीवर कर रहे हैं इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, तो वहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर होगी। अब बच्चे कुछ ऐसे टॉपिक हैं आपके सिलेबस के अंदर, ये आप कहोगे प्रैक्टिकल के अंदर, जो क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन प्रश्न आते हैं। जैसे आप देखो सैंपलिंग कर दिया तो सैंपलिंग में क्या क्या पढ़े, आपको टेस्ट दे दिया तो टेस्ट में क्या क्या पढ़े, और वहां से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर एक बार केवल सुने रहोगे तो आसानी से कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वही सारी चीजें जो है हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। वो सारी बातों को आज के क्लास में डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से जो है आपको यहाँ के प्रश्न आएंगे और कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब हमारी बात लास्ट क्लास में अगर आप नहीं देखे हो तो आप पीछे वाली क्लास जो है देख लेना, ताकि वहाँ से सीक्वेंस आपके जुड़ जाए। अब ये मैंने आपसे बताया था कि जब आप सर्वे करते हो, सर्वे के दौरान आपको एक वैल्यू, प्लानिंग के लिए एक वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए, सेंट्रल वैल्यू चाहिए, ताकि आपकी प्लानिंग जो है ऑलमोस्ट सारे चीज़ों को कवर कर पाए। ये आपको हमने बात किया था। और इसके रिगार्डिंग जो है आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हो। अब सेंट्रल टेंडेंसी से आप डिस्पर्सन निकालते हो, कोरिलेशन निकालते हो, रिग्रेशन की गणना करते हो, ये सारे चीज़ों का आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो। अब उसके बाद अगर मैं आपसे बताऊं तो डेटा, सबसे पहले जब डेटा आप निकालते हो तो डेटा में आपको चाहिए कि सैंपल साइज क्या हो, और दूसरा है कि हाइपोथेसिस आपके कैसे। दो टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिसको आज के क्लास में हम देखेंगे। सबसे पहले सैंपलिंग में आपके दो तरह की सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए टोटल आपको कोई रिसर्च करना है तो टोटल एरिया आप चुनोगे, टोटल अपना जो है एक स्टडी एरिया चुनोगे। अब उस स्टडी एरिया में कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान रखना। जैसे अगर मान लीजिए आपने अभी एक डेटा देखा कि शादी के बाद लोग खुश रहते हैं कि नहीं, ये आपने एक जो है सर्वे के लिए आपने शुरुआत किया कि आफ्टर मैरिज पीपल आर हैप्पी और अनहैप्पी, वो कैसे खुश हैं या दुखी हैं। तो अब इसके लिए आप जो है एक गणना के लिए आप देखोगे कि पूरे इंडिया के अंदर आप करना चाहते हो, या पूरे यूपी के अंदर करना चाहते हो, या पूरे या जो है यूनिवर्स में करना चाहते हो, या फिर पूरे जो है वर्ल्ड में करना चाहते हो। यानी एक पूरा आपका ज्योग्राफिकल एरिया होगा, एक एंटिटी होगा, एक यूनिट होगा जिसके अंदर अपना रिसर्च कंडक्ट करोगे। तो उसमें अगर आप देखोगे तो वो आपको, उसको हम कहते हैं यूनिवर्स, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स। इसी यूनिवर्स को हम पॉपुलेशन भी कहते हैं। अब यहां पर पॉपुलेशन का मतलब हमने कहीं देखो बायोज्योग्राफी में अलग कंसेप्ट पढ़ा था, आपको नॉर्मल जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है वहां अलग कंसेप्ट था। पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पीपुल। यहां पॉपुलेशन का मतलब होता है वो आपका यूनिवर्सल आंकड़ा, जितने दूरी पर आप अपना सर्वे कर रहे हो। जैसे अगर आप बिहार में सर्वे कर रहे हो तो बिहार की पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या, पूरे नंबर ऑफ पीपल, वो क्या हुए, पॉपुलेशन हुए, यूनिवर्स हुए आपका। और अब संभव नहीं है कि आप इसके हर व्यक्ति से आप पूछ सको, हर व्यक्ति से आप एक एक डेटा को फिच कर सको। तो आप क्या करोगे, उस डेटा के रिगार्डिंग आप जो है इसमें से सैंपल निकालोगे। जैसे अगर आप राइस को अगर बॉयल कर रहे हो तो आप हर दाने को नहीं पहचानते हो, हर दाने को नहीं चुनते हो, आप एक दाने को देखते हो और फिर आपको अंदाज लग जाता है कि इस प्रेशर कुकर के अंदर के सारी चीजें जो है ये पक गई है कि नहीं पक गई। ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यह जो है इसके अंदर जो आप ये टेस्ट के लिए लेते हो, इसको हम कहते हैं सैंपल। इसको आप क्या कहते हो, सैंपल। अब इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे पॉपुलेशन में हम सैंपल कितना चुने, कैसे चुने, इसके लिए आपको अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती है। अब ये दो तरह की होती है। देखो, ये एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग।
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की विशेषता है कि इस पॉपुलेशन के अंदर आने वाले जितने भी एंटिटी हैं सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है इसमें शामिल होने का। यानी अगर 200 लोगों पे आप गणना कर रहे हो तो 200 लोगों में हर व्यक्ति के पास आपको है कि आप क्या कर सकते हो, जा करके और ये उसमें उनके पास इक्वल राइट होगा कि इक्वल चांसेस होगा कि वो शामिल हो जब आप रैंडम चुनते हो। यानी बिना किसी देखे आप जब चुनते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और जब आप अपने बायसनेस के साथ अपने सुविधा के अनुसार, जैसे आपको मान लीजिए आपने क्या किया कि मुझे जो है बिहार के बाहर जाने में दिक्कत है, तो मैं बिहार के जो है ये कुछ जो है इनर क्रिसेंट के कुछ क्षेत्रों के लोगों को चुन लिया अपने हिसाब से, और फिर उसमें हमने पूछ लिया मुझे हमेशा डेटा चाहिए कि आफ्टर मैरिज लोग हैप्पी रहते हैं, तो यह जो है मैं उन्हीं लोगों को चुनूंगा जो हैप्पी हैं। तो इसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यानी यहां पर सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, सभी लोग नहीं चुन के आएंगे, वो पहले से फिक्स है कि कौन चुन के आएंगे। अब इस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को आप जो है ये अलग अलग भाग में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को आप देखोगे तो इसको हम ये डिवाइड कर सकते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक ये रैंडम सैंपलिंग, और यह जो है फिर आपको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर्ड सैंपलिंग में। यहां पर देखिए, अब ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब होता है कि आपने जो है आप सर्वे करने जा रहे हो, रैंडमली किसी को पिक किए, आपने किसी को भी पिक किया और वहां पर आप देखोगे उससे आपने पूछताछ की कि भाई साहब ये हमारा जो है ये क्वेश्चनर है, इसके आप जवाब दे दो। तो यह क्या है, यह रैंडम सैंपलिंग है। इसमें आपके यूनिवर्स के सब लोगों के पास चांसेस हैं, ये बाई लक जो आप पिक कर लिए। यानी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आप जो है उन्हीं को लोगे, किसी के भी आने के चांसेस इसमें है। तो इसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरा होता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, यानी पहले आप चुनते रैंडमली हो, बट आप एक प्री माइंडसेट से आप एक सिस्टम बनाते हो कि हम जाएंगे, हर दूसरा व्यक्ति जो मिलेगा उससे हम पूछेंगे। पहला छोड़े दूसरे से पूछ लिए, फिर तीसरा छोड़े चौथे से पूछ लिए, पांचवा छोड़े छठे से पूछ लिए। यह क्या है, यह सिस्टमेटिक सैंपलिंग है जो आप जो है हर, देखो यहाँ 2-2 के अंतराल पे आपको देखने को मिलेंगे। या मान लो पहला हमने गया और पहला 1 लोगों को छोड़ा, दूसरे से पूछा, फिर अगला 2 छोड़ करके तीसरे से पूछा, फिर अगला 3 छोड़ करके चौथे से पूछा, फिर अगला 5 छोड़ करके छठे से पूछा। ऐसे भी कोई एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा हो तो ये क्या है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। फिर अगला ये सब देखो सारा यहाँ से प्रश्न आपके यहीं पूछेंगे, निम्न में से कौन से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के उदाहरण हैं, कौन से नहीं है, यही आपको ये क्वेश्चन आएंगे। फिर तीसरा आप देखोगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में पहले हम स्तरीकरण करते हैं, लेयरिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो पूरे अपने पॉपुलेशन को, यानी जो जितने में हम रिसर्च कर रहे हैं उसको 2 भागों में बांट लिए, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, या यंग पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन, किसी भी 2 रूप में 3 रूपों में पहले हम बांट दिए। अब हर ग्रुप का हम रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। मेंस में से हम अलग अलग चुन ले रहे हैं और फीमेल में से भी हम अलग अलग चुन ले रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं स्तरीकृत जो है सैंपलिंग, स्तरीकृत नमूनाकरण, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। और लास्ट होता है क्लस्टर्ड सैंपलिंग। क्लस्टर्ड सैंपलिंग का मतलब होता है कि आप जो है गुच्छा गुच्छा इसको बना दे रहे हो। 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाए, फिर 10 लोगों का एक ग्रुप बनाए, 10 लोगों का एक ग्रुप बनाए, और हर ग्रुप से एक व्यक्ति को आपने ले लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लस्टर्ड सैंपलिंग। पहले आपने ग्रुपिंग किया और आफ्टर ग्रुपिंग आपने हर ग्रुप से, तो देखो यहाँ भी रैंडम है क्योंकि ग्रुप के लिए आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, आप जो है पहले ग्रुप बना रहे हो, रैंडम लोगों को लेकर के ग्रुप बना रहे हो। तो ये रैंडम सैंपलिंग में चाहे ये सिंपल रैंडम आए, सिस्टमेटिक आए, स्ट्रेटिफाइड आए, या फिर क्लस्टर्ड आए, ये सब क्या है, यह जो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के एग्जाम्पल है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को कन्वीनियंट सैंपलिंग या फिर जो है ये अपने इच्छा अनुसार या जो है ये गैर संभाव्य नमूनीकरण कहते हैं। यानी इसमें सबके चुने जाने की सुविधा जो है नहीं होती। अब ये इसमें यह जो है सैंपलिंग का टेक्निक ये अच्छा नहीं है। ये सैंपलिंग का टेक्निक अगर आप देखोगे तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है रिसर्च के पर्पस से, क्योंकि इसमें बायसनेस की चांसेस रहती है।
जैसे आप मान लीजिए आपको रिसर्च करने के लिए हमने भेजा और आप मेल हो तो आप प्रयास करोगे मेल से पूछने का। आपके डेटा में पहले से आपकी प्री माइंड सेट है कि हम मेल से पूछेंगे। अगर आप फीमेल हो तो आप फीमेल से पूछने का प्रयास करोगे। तो ये क्या हो गया, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा और इसमें बायसनेस होगी, क्योंकि आप मेल हो तो मेल पे ही ज़्यादा फोकस करोगे, मेल के प्रॉब्लम से ज़्यादा फोकस करोगे। कोई फीमेल है तो फीमेल के प्रॉब्लम को ज़्यादा ये फोकस करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखोगे कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंट सैंपलिंग का मतलब होता है अपने सुविधा के अनुसार चुनना। ठीक, आप क्या करते हो, जाते हो और आप जा करके अपने ग्रुप के किसी मित्र के आसपास के परिचित लोगों से, जैसे मुझे सैंपलिंग करनी है कि शादी के बाद लोग खुश रहते हैं कि नहीं, मैं अपने सारे रिश्तेदारों से ही केवल पूछ लूँ और उसी के आधार पर डाटा पब्लिश कर दूँ। ये क्या है, मेरे लिए सुविधाजनक सैंपलिंग है, कन्वीनियंट सैंपलिंग है, क्योंकि मुझे डेटा कलेक्ट करने के लिए कोई भी ज़्यादा की ये आवश्यकता नहीं होती है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पर्पसिव सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग का मतलब होता है कि आप किसी खास पर्पस के लिए एक खास ग्रुप से पूछ रहे हो। आपको ये आपके क्वेश्चन टारगेट करने हैं कि क्या पुरुष खुश रहते हैं कि नहीं, अब जानबूझ के आप पुरुष से पूछ रहे हो तो बायसनेस तो आएगी डेटा में। तो इसको हम क्या करते हैं, पर्पसिव सैंपलिंग। उसके बाद आता है कोटा सैंपलिंग। आप क्या करते हो, कोटा बना लेते हो, यानी जैसे आपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में किया था क्लस्टर्ड बना बना करके, उसी तरह से आपके एक व्यक्ति के से अगर 10 रिलेटिव है तो उसमें से एक को पूछेंगे, दूसरे व्यक्ति दूसरे फ्रेंड के 10 रिलेटिव हैं उनमें से एक को पूछेंगे। तो यह जो है कोटा सैंपलिंग। अब सबसे इंटरेस्टिंग होती है यहाँ पर स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक, स्नोबॉल सैंपलिंग जो है ये आप देखोगे बड़ी मज़ेदार है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। जैसे आपने यह जो है ये रंग भरी एकादशी के दिन आप जो है गए और आपको कोई खूबसूरत होली दिखी। अब उस होली का एड्रेस जानने के लिए आप जो है गए किसी व्यक्ति से पूछे, वहाँ खड़े हुए ये रिक्शे वाले से, ऑटो वाले से। ऑटो वाले ने कहा मुझे नहीं पता है, लेकिन कल मैंने देखा ये रिक्शा वाला लेकर के जा रहा था। अब वो ऑटो वाले के बताने के चक्कर में आप रिक्शे वाले से पूछे। रिक्शा वाला बोला कि मैं तो ले जा करके इस गली तक छोड़ दिया था, मुझे नहीं पता है कि एड्रेस कहाँ है। अब फिर उनके कहने पे आपकी डायरेक्शन उस गली तक गई। गली में जाकर आपने लोगों से पूछा तो बोले कि अच्छा हमने देखा है वो सब्जी लेने तो डेली लेने आती है, सब्जी वाले को पता होगा। आप उनके कहने पे फिर रिकमेंडेशन, रेफरल जैसे यूज होता है ना, वैसे रेफरेंस से फिर आप सब्जी वाले के पास गए। फिर सब्जी वाले ने आपको बताया कि एक भैया उनके साथ आते हैं तो आप जा करके उनसे पूछ लीजिएगा। फिर भैया के पास आप गए, भैया से आपने अपने मन की बात बताई, 2 झापड़ लगा, आपका जो है सर्वे कंप्लीट। ठीक, तो यह जो है ये स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है, जब रेफरेंसेस से आप जाते हो, एक के रेफरेंसेस, यह क्वालिटेटिव डेटा में, क्वालिटेटिव टाइप के ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा यह यूज होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको ये क्राइम या क्रिमिनल से संबंधित कोई आपको सैंपल कलेक्शन करना है, तो किसी से जा करके आप कैसे पहचानोगे कौन क्राइम है, कौन क्रिमिनल्स है। आप पहले जाओगे, पूछोगे कि आप इस गांव में कोई क्रिमिनल्स है, वो किसी का नाम बताएंगे, फिर उनसे पूछोगे कि और कोई क्रिमिनल्स हैं, फिर उनसे। तो यह कहलाता है स्नोबॉल सैंपलिंग। तो ये सैंपलिंग टेक्निक्स है, बहुत आसान है। और यहाँ से देखो ये एकदम छुपा, ये बहुत ज़्यादा आप ध्यान देते नहीं हो इस टॉपिक पे, और बहुत आसानी से आप प्रश्न यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अब यह डेटा लिए आप सैंपलिंग किए, देखिए अगर ये आप सैंपलिंग किए हैं तो इस सैंपलिंग में अब सैंपलिंग के लिए आप पैरामीटर लिए होंगे। ठीक, अब यहाँ पर इस सैंपलिंग के लिए आप जो है पैरामीटर सेट किए होंगे। या तो यह जो सैंपलिंग आप कर रहे थे तो इसके पहले प्री आपकी कोई अवधारणा थी ना, कोई आपके मन में एक हाइपोथेसिस थी, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप गए थे आंकड़े का ये इकट्ठा करने, डेटा कलेक्ट करने उस हाइपोथेसिस के बारे में। अब मान लीजिए वो हाइपोथेसिस पहले यह जो है प्री सेट डेटा पे हो, तो उसको हम यहाँ पर आप देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप इस चीज को यहाँ समझ लीजिए, यहाँ एक चीज को देखिए, यह जो है आप गए तो आप जब आएंगे अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने, तो ये हो सकता है आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं या हाइपोथेसिस
तो आप डेटा में डेटा सेलेक्ट करने के लिए आपने क्या क्या पूछा, आपने पूछा क्या क्या होगा ना, कि आप जो है क्या क्या पूछ रहे हो। तो पहले से आपने डेटा, मान लीजिए ये पहले से किया कि हम जब सर्वे करने जाएंगे तो हम सर्वे के दौरान ये इस तरह से हमारा एक खाका रहेगा। एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर ये हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि एज कितनी है उनकी, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि मैरिज कब हुई थी, तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि वह ये लव मैरिज हुआ था या फिर अरेंज मैरिज हुआ था, तीसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे क्या जो है उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्यों वो खुश नहीं है, पांचवा क्वेश्चन पूछेंगे क्या सोशल प्रेशर है, या फिर छठा क्वेश्चन पूछेंगे कि यह जो है किसी तरह के ये उनको डिसेबिलिटी है। ऐसा कुछ भी आप बना सकते हो। ये पहले से सेट पैरामीटर हैं। आप अपने सर्वे के दौरान यही प्रश्न सभी लोगों से पूछोगे, एक ही तरह से पहले सेट रूल के साथ पूछोगे, और दूसरे में यहां पर नो फिक्स क्वेश्चन, नो फिक्स क्वेश्चंस हैं। दूसरे वाले ये रिसर्च में आप देखोगे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं है। अब ये दो तरह के जो है आपको सर्वेइंग का प्रोसेस देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फिक्स पैरामीटर पे है, या इसको हम कहते हैं, यह देखो ये पैरामेट्रिक है, क्योंकि इसमें पैरामीटर है तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक। और जिसमें पैरामीटर नहीं है इसको कहेंगे नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, ये दो तरह के आपको जो है देखने को मिलेंगे, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। अब ये डेटा जो है कलेक्ट, यह जो है आपने अवधारणा बनाया और जाकर के हाइपोथेसिस चेक किया। तो यह सर्वे में हाइपोथेसिस के लिए कितने तरह के डेटा कलेक्शन के मेथड हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह जो है जब आप पैरामेट्रिक डेटा करते हैं तो पहले से फिक्स रूल होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, यहां पर स्पियर्समैन और आपको जो है यहां पर हमने स्पियर्समैन और कार्ल पियर्सन के बारे में बताया था, याद है आपको, स्पियरमैन और कार्ल पियर्सन के बारे में। तो जो स्पियरमैन था, रैंक साइज रूल, आपको यहां पर देखो जो रैंक साइज रूल से आप निकाल रहे थे स्पियरमैन का, यह किस तरह के डेटा पे लगता था, नॉन पैरामेट्रिक पे, यानी डेटा कलेक्ट ये है फिक्स शेड्यूल पे नहीं है। और यह जो ये पैरामेट्रिक टेस्ट थे, यह जो है कार्ल पियर्सन मेथड द्वारा लगता था। ये तो इनके हाइपोथेसिस के चेक करने के तरीके हैं यहां पर जब कोरिलेशन का टेस्ट किया जाए। अब इस हाइपोथेसिस को आप देखो ध्यान से, जब कोई भी अगर मान लीजिए हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस में अगर मान लीजिए हमारा यहां हाइपोथेसिस ये है, हाइपोथेसिस हमने बनाया, ये हम लोगों को मैरिज के बारे में जानना है कि आफ्टर मैरिज पीपल इज हैप्पी और नॉट। तो हम मान लेते हैं पहला एक व्यक्ति ये है और ये दो तरह के हम ये कर सकते हैं। शादी से लोग खुश हैं, शादी प्रोपोर्शनल है हैप्पीनेस की, और दूसरा जो है यहाँ पर ये मैरिज यानी शादी जो है ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर हैप्पीनेस की। ये हो सकता है कि या तो शादी से लोग खुश हैं या शादी से लोग खुश नहीं है, यही हो सकता है ना, या तो शादी से लोग खुश हैं या तो शादी से लोग खुश नहीं है। ये दो तरह के जो है ये सेट ऑफ ये पैरामीटर हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई भी लिया कि शादी से लोग खुश नहीं हैं, आपने लिया कि लेट माय हाइपोथेसिस इज कि शादी से लोग खुश नहीं हैं, तो हमारा ये हाइपोथेसिस हो गया ये बी वाला। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पे जा करके और डेटा सैंपलिंग करेंगे, यह जो है डेटा कलेक्ट करेंगे और क्वेश्चनर बना करके लोगों से प्रश्न पूछेंगे। अगर प्री यह शेड्यूल डेटा के आधार पे करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पैरामेट्रिक। और अगर पहले से हम फिक्स पैटर्न पे नहीं कर रहे हैं, जो मिला उससे पूछ लिए, किसी से उसके ससुराल का नाम पूछ लिए, किसी से जो है उसके वाइफ की ये कुशल
व्यवहार के बारे में पूछ लिए, किसी से खाना कैसे बनाती है पूछ लिए। तो सब अलग अलग अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये नॉन पैरामीट्रिक है, क्योंकि पहले से सेट ऑफ रूल नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए, इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए तरीका होता है नल हाइपोथेसिस। ये क्या होता है बाबू? नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दो तरह के, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को आप कैसे दिखाते हो? H0 से दिखाते हो। और दूसरा होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको आप H1 से दिखाते हो। नल हाइपोथेसिस और यह जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक, अब नल हाइपोथेसिस में आप लेकर के कि माना शादी से लोग खुश नहीं है। अब आप गए उसको डेटा को, ये आपने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद आपको लगा कि इनके बीच तो बहुत ज़्यादा खुशी है, तो आप क्या करोगे? इसको जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दोगे। और नल हाइपोथेसिस को जो ही रिजेक्ट करोगे, आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो उल्टा है उसके, जैसे अगर बी को आप नल हाइपोथेसिस मान के चल रहे हो कि शादी से लोग खुश नहीं रहते हैं, तो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि शादी से लोग खुश रहते हैं। याद होगा 10th क्लास में आप ऐसे ही तो परिमेय संख्या ज्ञात करते थे। माना यह √2 एक परिमेय संख्या है, और फिर आप देखते थे कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर लास्ट में आता था कि कॉमन फैक्टर है, फिर आप कहते थे कि नहीं ये रेशनल नहीं है या जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे ही आप नल हाइपोथेसिस को लेकर के टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट होता कैसे है? इस टेस्ट के लिए आप देखोगे अलग अलग यह पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए आपको अलग अलग टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें जेड टेस्ट है, टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट भी इसको कहा जाता है, एफ टेस्ट है, और ये एनोवा टेस्ट है। ये किस पे लागू होते हैं? पैरामेट्रिक डेटा के लिए। और नॉन पैरामेट्रिक के लिए काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट, एच टेस्ट या फिर मानविस्की टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये देख लेते हैं कब जो है यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन लगते हैं। मैंने आपको बताया पियर्सन्स के यहाँ पर कोरिलेशन लगते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में आप देखोगे स्पीयरमैन का आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए दो, यह जो है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ये आपको टी टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपसे PYQ में पूछा भी हुआ है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट का संबंध है किससे? टी टेस्ट से। ठीक, अब यहाँ पर टी टेस्ट और जेड टेस्ट ये दोनों जो है डिपेंड करता है कि हमारी वेरिएबल्स कितने हैं। अगर हमारी सैंपल साइज छोटी है, 30 से छोटी है, तो वहां पर हम अलग लगाएंगे, और 30 से बड़ी होगी तो अलग लगाएंगे। जैसे यहां पर देखिए मैंने एक लिस्ट में आपको दे दिया है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट वाले आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं इसमें यह जो है, अगर एक सैंपल आपके है और इसका सैंपल साइज, यानी मान लीजिए आप जा रहे हो कि केवल शादी के बारे में आप ये चेक करने के लिए, तो आपका वेरिएबल्स क्या है? एक है, एक सैंपल लिए हैं आप। और अगर वो सैंपल साइज आपका 30 से छोटा हो, अगर 30 लोगों से कम का आप सर्वे किए हैं तो सैंपल साइज 30 से छोटा है, तो उस समय आप टी टेस्ट लगाते हो। और अगर सैंपल साइज 30 से बड़ा हो, यानी आपके बहुत ज़्यादा बड़े आंकड़े हो, तब आप क्या लगाते हो? जेड टेस्ट लगाते हो। तो टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, and when a sample size is less than 30, then you will use the t test. When sample size is more than 30, then you will be able to use z test. ठीक, तो t टेस्ट और z टेस्ट का यहाँ पर आपने यूज देखा। अब यही मान लीजिए कि सैंपल्स ये तो एक डेटा के लिए था, अगर वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हो, हमारा जो है जैसे हमने ये भी देखा कि शादी के बाद लोग खुश रहते हैं, एक ये, और दूसरा अगर आपको देखना था कि शादी का किसी के जीवन पर क्या, जीवन के आर्थिक पहलू पे, राजनीतिक पहलू पे, सामाजिक कंडीशन पे, उसके कैरियर पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो देखो यहाँ 4-5 वेरिएबल्स हो गए ना, उसके सोशल स्टेटस पे, उसके मेंटल हेल्थ पे, उसका जो है ये अर्निंग ऑफ मनी का, ये सारा क्या इम्पैक्ट होता है। तो जब मोर देन 1 सैंपल हो तब वहां पर आप कौन सा यूज करते हो? आप जो है वहां पर 2 सैंपल टी टेस्ट या पेयर टी टेस्ट का यूज करते हो। ठीक, 2 सैंपल के लिए, 2 से अधिक होगा तो आप एनोवा टेस्ट को यूज करते हो।
तो यह याद रखोगे, टी टेस्ट जेड टेस्ट, 1 और 2 डेटा के लिए आप टी टेस्ट और जेड टेस्ट लगाते हो। टी टेस्ट में भी सैंपल साइज 30 से कम है तो टी टेस्ट, 30 से बड़ा है तो जेड टेस्ट। ठीक, अब अभी यह जेड टेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं आप कहोगे, फॉर्मूला मैं दिखा दूंगा आपसे। ये केवल फॉर्मूला पूछ सकता है कि ये इसका फॉर्मूला क्या है, बाकी आपको इतना ध्यान नहीं देना है। तो अब तो आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, तो आपको एकदम इसी तरह से ये देखना है, केवल चार्ट वाइज आपको पढ़ना है। दूसरा जो है, आप अगर मान लीजिए 2 से अधिक सैंपल्स हो, जैसे उसके सोशल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, उसके इकोनॉमिक स्थिति या फिर उसके कैरियर पे क्या क्या, तो यहाँ 4 कंपोनेंट हो गए, 4 सैंपल हो गए। तो आप जो है तब आप क्या करोगे, तब एनोवा टेस्ट लगाओगे। ठीक, तो ये रहा आपका पैरामीट्रिक टेस्ट। दूसरा होता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट विल बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द हाइपोथेसिस। ये कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम अ नॉन पैरामीट्रिक बेसिस। हमने नॉन पैरामीट्रिक तरीके से यह हमने इसका उपयोग किया, हमने इसका जो है गणना किया, और उसका अगर हमको हाइपोथेसिस चेक करना हो तो फिर वहां पर हम लगाते हैं, देखो उसको जो है हम यहां पर आप देखोगे सैंपल ये विल्कोजॉन टेस्ट आएगा या मान-विटिल्स्की टेस्ट आएगा, या फिर 2 से अधिक होगा तो आपको ये क्रूशल टेस्ट या मूड्स मीडियन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। यह जो है सैंपलिंग का, इसी में काई स्क्वायर टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये काई स्क्वायर टेस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को देखने को ये एग्जाम्पल है। देखो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, टी टेस्ट जो है इसी को हम स्टूडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं। जब पैरामीटर की साइज जो है यहाँ पर छोटी होती है, लेस देन ये 0, ये लेस देन 30 होगी तो आप टी टेस्ट लगाओगे। अब एक तो ये बात जो कंसेप्ट वाला समझा है कि कौन इसमें पैरामीट्रिक है कौन नॉन पैरामीट्रिक है, इतना याद कर लेना, यही प्रश्न आएगा। दूसरा, आपको नल हाइपोथेसिस में चाहे फॉर्मूला किसी से भी आप कलेक्ट करो, चाहे किसी से भी, देखो यह 1 सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला है यहाँ पर, और यह जो है ये 2 सैंपल टी टेस्ट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमेशा कि अगर जो है यहाँ 2 तरह के वैल्यू होंगे, इफ द वैल्यू ऑफ टेस्ट इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू, ये टेबल वैल्यू क्या होगा, गिवन वैल्यू होगा। पहले से क्वेश्चन में एक टेबल वैल्यू दिया होगा। अब टेबल वैल्यू से आपका जो है ये जो वैल्यू आ रहा है, आपने जो इस क्वेश्चन से, ये इस समीकरण से इस इक्वेशन पे रख करके डेटा आपने निकाला तो टी का वैल्यू आया। अगर आपका वैल्यू गिवन टी से अगर बड़ा आ रहा है, देखो स्टैटिक्स इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू, देन नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। ये यूनिवर्सल है, हर टेस्ट के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो नल हाइपोथेसिस को कब रिजेक्ट करते हैं, जब नल हाइपोथेसिस, यहां पर आप देखोगे ये टेबल वैल्यू से ज्यादा है, हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा आ जाए। दूसरा, इसका ठीक विपरीत कंडीशन कर दो, जब गिवन वैल्यू, अभी हमारा क्या था, टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू से। दूसरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इसका उल्टा कर दो कि टेबल वैल्यू छोटा है, टेबल वैल्यू इज लेस देन ये गिवन वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू। जब यह कैलकुलेटेड वैल्यू से टेबल वैल्यू कम होगा तब क्या करेंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, तब नल हाइपोथेसिस को आपको स्वीकार करना होगा। ठीक, तो ये सबके लिए यही आपसे प्रश्न ये यहां पर देखने को मिल सकते हैं, कब आप हाइपोथेसिस को ये स्वीकार करोगे और कब हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करोगे। ये टी टेस्ट के लिए यही फॉर्मूला, यह जो है आगे देखोगे आपको देखने को मिलेगा। देखो जेड टेस्ट के लिए यहाँ पर आप जेड टेस्ट अगला आपको देखने को मिलेगा, तो जेड टेस्ट के लिए जेड टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग कब होगा, जब सैंपल साइज मोर देन 30 हो, मोर देन 30 होगा तो सैंपल साइज आपको यह जो है देखने को मिलेगा। फिर दूसरा एफ टेस्ट आप क्या करते हो,
यह जो है डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बहुत कम है, आपको यहाँ से प्रश्न बहुत कम ही आपके चांसेस हैं, लेकिन टी टेस्ट और यह जो है आप जेड टेस्ट को याद करोगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण ये पैरामीट्रिक में है वो है एनोवा टेस्ट। मैंने आपको बताया कि जब 2 से अधिक डेटा हो, 2 डेटा में तो मैंने आपको एफ टेस्ट भी बताया, लेकिन 2 से अधिक डेटा होंगे तब ये आप क्या करते हो, एनोवा टेस्ट का यूज करते हो। एनोवा टेस्ट इज द एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट। टी टेस्ट और जेड टेस्ट को ही मिला करके एनोवा टेस्ट किया गया है। एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एन से एनालिसिस, ओ से ऑफ और वी से वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक, अब उसके बाद इसी तरह से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा काई स्क्वायर टेस्ट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये, अच्छा यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये काई स्क्वायर टेस्ट का ही 2 रूप होता है, एक गुडनेस ऑफ फिट। ठीक, देखो यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर टेस्ट और दूसरा है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। प्रश्न पूछा है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट रिलेटेड है किस टेस्ट से, तो आप कर दोगे काई स्क्वायर टेस्ट से। देखिए यह जो है काई स्क्वायर टेस्ट से यह रिलेटेड है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब जो है यहाँ पर इसके बाद अगला आपको देखने को मिलेगा, अच्छा ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला है। फिर आपको मान विटली यू टेस्ट देखने को मिलेगा। मान विटली यू टेस्ट भी नॉन पैरामीट्रिक या डेटा पर बात करता है। नॉन पैरामीट्रिक डेटा के लिए इसका यूज किया जाता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ कुशल वालिस एच टेस्ट। तो एच टेस्ट भी आप ध्यान रखोगे। एच टेस्ट जिस तरह से एनोवा टेस्ट में हम रैंकिंग का निर्धारण करते हैं ये पैरामीट्रिक डेटा के लिए, उसी तरह से क्रूशल वालिस एच टेस्ट में हम जो है नॉन पैरामीट्रिक डेटा के लिए ये रैंकिंग का निर्धारण करते हैं। तो ये आपको जो है ध्यान होगा यहाँ तक, ये यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, ठीक, या फिर जो है आपके सारे हाइपोथेसिस अगर पूछें किस तरह से हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस लिया जाता है, नल हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कैसे डिनोट करते हैं, साई स्क्वायर टेस्ट क्या है या काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक है, पैरामीट्रिक टेस्ट को किसे कहते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न देखो बहुत ऊपर वाले, ऊपरी सतह वाले प्रश्न आ रहे हैं, बहुत डिटेल में आपके कैलकुलेट करने, और डिटेल में अभी अगर हम पढ़ाएं भी तो ये अभी काम न तो आपके एग्जाम में काम आने वाला है और न ही इतना आपके पास समय है। तो हम लोगों को ये रिवीजन क्लास में सारे चीज़ों का रिवीजन तेजी से करना है। ठीक, अब आते हैं एक और आपका जो है इसी में टॉपिक है, उसकी चर्चा करते हैं। एक और आपको यहाँ पर देखिए डेटा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस डेटा के को हमको दिखाना हो, मान लीजिए इस डेटा को हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो। हम जो है अगर डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हमारे पास जो भी डेटा आएंगे ये 2 फॉर्म में आएंगे। हमने आपको याद होगा, बताया होगा मैंने, एक तो इंडिविजुअल डेटा सीरीज मैंने बताया था, इंडिविजुअल डेटा सीरीज मैंने एक बताया था, दूसरा मैंने आपको डिस्क्रीट डेटा सीरीज बताया था, याद होगा। डिस्क्रीट को हमने आपको बताया था, इसको हम लोगों को इंडिविजुअल डेटा को तो शो करना आसान है, लेकिन डिस्क्रीट डेटा हमने आपको बताया था, और तीसरा मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस डेटा। अब देखो यहां पर जब भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम करते हैं तो यह जो है डिस्क्रीट अगर डेटा है ग्रुप में, डिस्क्रीट याद आ रहा है आपको, ऐसे दिया था 2, 4, 6, 3, 2 और इसका जो है यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया था। तो यह आप देखोगे इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे ही हिस्टोग्राम बनेगा ना। लेकिन कंटिन्यूअस डेटा सीरीज में यह जो है पूरी तरह से एक नॉर्मल ऐसा ग्राफ बनेगा, कंटिन्यूअस जाएगा। जो ये नॉर्मल ग्राफ यहाँ से, ये नॉर्मल ग्राफ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अब यहां पर ध्यान से देखना है, जब भी आपको डिस्क्रीट दिखाना हो तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल मेथड में 2 तरह से आप दिखा सकते हैं। ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के लिए होता है।
एक होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कब करते हैं? जब दो ही तरह की घटनाएं संभव, दो तरह की घटनाएं। अच्छा, यह आपने देखा होगा, ये स्केल में यहां पर आपको बता भी दें, स्केल, कोई स्केल अगर आप लेते हो तो स्केल में यही होता है ना, नो आई आर। मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया होगा, नो आई आर। नो आई आर मतलब एन फॉर देखिए नॉमिनल, एन फॉर नॉमिनल, यानी आप क्या कर सकते हो, यह जो है न्यूमेरिक वैल्यू में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा लिख सकते हो, तो नॉमिनल हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है यहां पर, ओ फॉर ऑर्डिनल, आप ऑर्डर में लिख सकते हो, ये ऑर्डिनल लिख सकते हो। या फिर जो है यहां पर आप देखोगे आई फॉर इंटरवल लिख सकते हो, या इंटरवल लिख सकते हो। और आर फॉर आप जो है इसको रेशियो में लिख सकते हो। आप डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने फॉर्म में लिख सकते हो, तो यह जो है चार फॉर्म में लिख सकते हो। मैंने बोला था ना, आपको बताया था, नो आई आर, नो आई आर, एन ओ आई आर, एन फॉर नॉमिनल, ओ फॉर ऑर्डिनल, आई फॉर इंटरवल और आर फॉर आपको रेशियो। तो यहां पर आप देखोगे ये नॉमिनल डेटा में, जैसे आपसे पूछा जाए, ये आपसे अगर मान लीजिए पूछा जाए, क्या सर रिकॉर्डिंग में आपने क्या लाइव? हाँ नहीं, हम तो रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में ही आपको होली की शुभकामनाएं हम लोग दे रहे हैं। लगातार चल रही है होली जो है सेलिब्रेशन। अब ऐसा है कि एक बार में हम लोग मिल ही नहीं रहे एक जगह। हाँ, अब तो कहीं किसी तरह सेलिब्रेट कर लिया जाए, इतना सिलेबस का प्रेशर है। हाँ, कि कैसे जो है अलग से टाइम निकाला जाए। और इनका एग्जाम एकदम होली के जस्ट बाद अगले मेरा तो प्रश्नों वाली होली है। अच्छा क्या जी, मैं ठीक लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ? हम लोग बाद में रिकॉर्डेड में देखिए। बच्चे तो स्मार्ट से क्या क्या बना दे रहे हैं। हम लोग लगाने पे खास फायदा नहीं सर, लगा दीजिए इसे। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। किस तरह है सर? चलिए ठीक है बच्चों, आप सभी को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो चलिए देखिए, यह हम लोगों की ज्योग्राफी वालों के साथ कुछ अलग ही होली है कि यहाँ पर होली में के दिन भी हम लोगों को पढ़ाई करना पड़ रहा है। जैसा आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, आपके साथ हम भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं यहां पर। देखिए ये जो है यहां पर हम बात कर रहे थे, यह नो आई आर। नो आई आर का मतलब एन मतलब नॉमिनल, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आपके घर में पानी आता है, नलके से पानी आता है, यस और नो, जहां यस नो में आंसर देना हो नॉमिनल है। फिर अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डिनल, जहां ऑर्डर में आपको सजाना हो, बड़ा छोटा, ये दोनों आप देखोगे इसमें क्वालिटेटिव डेटा आ रहे हैं। इस दोनों के अंदर जो है ये क्वालिटेटिव डेटा आ रहे हैं, ठीक। और इस दोनों के अंदर जो है आप देखोगे ये क्वांटिटेटिव डेटा आ रहे हैं। तो यह इसमें जो है नॉमिनल वैल्यू में अगर आप देखोगे, नॉमिनल वैल्यू के अंदर, अब इस नॉमिनल वैल्यू को या ऑर्डिनल वैल्यू को दिखाना हो तो इसके लिए तो आसान है, इसमें यस नो, ये तो क्वालिटेटिव डेटा है, इसको ग्राफ पर दिखाना आसान है। बट यहां पर अगर आप देखोगे रेशियो या इंटरवल वाले को दिखाना हो तो यहां पर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब दो तरह की घटना है, जैसे कॉइन आप टॉस कर रहे हो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो जब हेड और टेल ऐसा कुछ आपको देखने को मिले तो ये बाइनोमियल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। जहां दो तरह की घटनाएं संभव है उसको कैसे दिखाते हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हो। तो यह जो है आप दो तरह की घटनाओं को दिखाने के लिए आप किसका सहारा लेते हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसको देने वाले कौन थे, बर्नौली महोदय थे, स्विस मैथमेटिशियन। तो यह जो है बर्नौली। अब इसमें दो चीजें होती है, एक कितनी बार आप टॉस कर रहे हो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, और कितना आउटकम आ रहा है, जो नंबर ऑफ ये टाइम्स आप टॉस कर रहे हो वह आप उसको डिनोट करते हो टोटल P से और ये टोटल N से। और जो आपको आउटकम चाहिए, जैसे आपको हेड चाहिए या आपको टेल चाहिए, तो उसको आप डिनोट करते हो किससे, आप P से डिनोट करते हो,
ठीक, तो उसको आप डिनोट करते हो P से। तो यहां पर अगर मान लीजिए n आपका टोटल जो आपने ये डेटा किया और P आपका, जैसे आपने 8 बार टॉस कॉइन किया, ये n क्या हो जाएगा 8, उसमें आपका 3 बार जो है ये अगर हेड आया तो 3, तो ये जो है P आपका 3 और ये n क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। इसका आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब इसको उसके लिए फॉर्मूला देखिए यहां पर दिया गया है, फॉर्मूला आप एज इट इज याद कर लेना बाबू, ये उसका ये। अब इसको दिखाने के लिए, ठीक, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहां n की वैल्यू भी फाइनाइट है, क्योंकि आप सोचते हो ना आप 8 बार उछालो, 10 बार उछालो, 5 बार उछालो, 3 बार उछालो, ये आपके ऊपर है। और P भी यह जो है आपका निश्चित है कि आप 1 बार करो, 2 बार करो, तो ये भी निश्चित है, ठीक। तो यहां पर ये दोनों जो है आपको फाइनाइट देखने को मिलेंगे, और इसका जब आपको मीन निकालना होगा तो n और मल्टीप्लाई बाई P, और यह अगर यह जो है अगर इसकी आप देखोगे वेरिएंस निकालना होगा तो n इंटू P इंटू Q। Q यहाँ क्या है, देखो Q निकालने के लिए होता है जो प्रोबेबिलिटी P की आई है वो 1 माइनस कर दो, देखो Q निकालने के लिए 1 माइनस P कर दोगे तो ये Q की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो आप इसके से वेरिएंस निकालते हैं। अब ये यही जो है जब आप दिखाओगे तो आपको इसी तरह से यह इसका ग्राफ दिखेगा। ये ग्राफ आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें चूंकि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हैं, तो देखो यह अगर मान लीजिए हमने 10% चांसेस है हमारे कोई आउटकम को आने को, तो ये आपको इस साइड दिखेगा बाएं साइड। अगर यह 25% तो थोड़ा और आगे, 50% ठीक मिड में, 75% उस साइड। ऐसे ही जो है दूसरा आप ये दिखा सकते हो इसके ये परसेंटेज पॉइंट फ्रैक्शन के बारे में। देखिए ये 10% का ग्राफ, 25%, 50% और ये 75% का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही जो है ये कैलकुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो, जहां या आपको हमने ओगाइव कर्व के बारे में बताया है ये ऐसा, तो यहां देखो ये 10% का है, 25%, 50% और 75% का। केवल आपको यहां से यही ध्यान रखना है फॉर्मूला, और फॉर्मूला के लास्ट ईयर ये प्रश्न आपको पूछा था ये फॉर्मूला दे करके, और कि यह किसका जो है किस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, बस इतनी ही आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो यह जो है आप देख करके फॉर्मूला बहुत इजीली बता सकते हो। कब यूज करते हैं मैंने बता दिया, जब आउटकम पे भी आपका अधिकार हो और नंबर ऑफ कॉइनिंग नंबर ऑफ टॉस भी आप जो है ये वो भी निश्चित हो। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर वो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यह जो है सिमन डैनियल्स द्वारा इसको शुरुआत किया गया। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज तब करते हो जब रेयरली होने वाली कोई घटना हो, जैसे अगर मान लीजिए हम जो है सुबह निकले और जा रहे हैं, कोई हमसे टकरा जाए। अब पूरे जो है ये अपने ये देखोगे यूनिवर्स मतलब जितना आप डेटा का सर्वे कर रहे हो उस पूरे यूनिवर्स में नंबर ऑफ अकरेंस बहुत कम है, यानी आपका पॉपुलेशन क्या है इनफाइनाइट है, और उसमें होने वाली घटनाएं लगभग 0 के बराबर है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, n इसमें क्या है टेंड्स टू इनफाइनाइट, और p क्या है p टेंड्स टू 0। यहां पर ये अब दोनों देखो ये घटनाएं दोनों अनिश्चित है, हमारा इस पे नहीं है। हमको ये सर्वे करना हो कि एक हार्ट अटैक से ये मृत्यु होने वाले मरीज का प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने मरीज मरे ये भी हमारा ये निश्चित नहीं है एक दिन में, और उसमें कितने हार्ट वाले होंगे ये भी निश्चित नहीं है। तो इसको जो है ये दोनों इनफाइनाइट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और इसके लिए आपको जो है ये फॉर्मूला आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको देखने को यहां पर मिलेगा। ये ठीक px का e टू द पावर ये माइनस लेमडा का पावर x, और ये नीचे जो है x फैक्टोरियल। तो ये आपको जो है ध्यान रखना। अब इसका एक सबसे बड़ा जो है इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि इसके मीन और वेरिएंस मैंने बताया था डिविएशन, ये दोनों इक्वल होते हैं। मीन और वेरिएंस जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इक्वल होते हैं। यह जो है दोनों कितना होगा लेमडा के बराबर, ठीक। अब यहां पर इसमें हम देखते हैं इससे स्क्रूनेस का कुर्टोसिस, इसको कुर्टोसिस कहा जाता है। स्क्रूनेस कैसा है, तो अगर मान लीजिए ये परफेक्ट आए, तो अगर ये परफेक्ट आए तो ऐसे हम ये ग्राफ बनाएंगे ना तो ऐसा दिखेगा। ये देखिए यह जो है इसमें मीन यहां पर दिखेगा, इसका वेरिएंस भी यहीं पर दिखेगा,
अब यह कुरोटोसिस जो है ये निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये कुरोटोसिस आगे देखोगे यहां पर निगेटिव कुरोटोसिस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अब जैसे मान लीजिए यह आपका जो है ये सामान्य, इस देखिए इस ग्राफ को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, आपको दिखेगा। जैसे यह जो है नॉर्मल हमारा ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। ये क्या है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको जो है हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। सर कैसे आराम से रंग लगा के आप खेलिए अब बच्चों के लग रहा है, साथ। अब आराम से हैप्पी होली। बहुत सुंदर। अब ठीक है। अभी हम हम सकते हैं। लाइव में नहीं है सर, रिकॉर्डेड में है। Thank God। तो सही। सब सही है। तो पहले बताया तो नहीं आए होते। चलिए ठीक, 1 मिनट बच्चे, थोड़ा सा आप वेट करिए। हाँ, थोड़ा ये हम चश्मे को बस क्लीन कर लें। तो आप बस, हम गए और तुरंत आए। नहीं